अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द एपिसोड 4 ऑफ PSX रोजनामा। हमें साथ ज्वाइन कर रहे हैं शो में मुफीस अजीज और मोइज शहजाद। वेलकम टू द शो। मोइज, मैं पहले आपकी तरफ आना चाहूँगा। थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा आज मार्केट का ध्यान कैसा रहा। हमने देखा मार्केट ने 5000 पॉइंट्स प्लस की क्लोजिंग दी। आज आपके मिड डे मूव में भी आप बता रहे थे कि थिंग्स आर गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। तो कैसे लग रही है मार्केट आपको, और आज की मार्केट का भी थोड़ा सा एनालिसिस दीजिए। कल से चलते हुए आएंगे। कल क्योंकि पैनिक वाली सिचुएशन थी मार्केट के अंदर, वीकेंड के अंदर जो मुज़ाकरात फाइनलाइज होने थे, जो पब्लिक भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि हो जाएंगे विद इन द वीकेंड, क्योंकि फ्राइडे को लोग बाय करके गए थे लेकिन नहीं हुए, तो उसका प्रेशर था, पैनिक था मंडे को मार्केट के अंदर, क्योंकि क्रूड ऑयल भी इंक्रीज कर गया था। मुज़ाकरात सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, पूरी दुनिया एक्सपेक्ट यही कर रही थी कि मार्केट्स बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि 2 हफ्ते का सीज फायर चल रहा था। लेकिन उसके बाद खैर मसले मसाइल हो गए थे और हुए नहीं, क्योंकि आपको पता है ये एक दिन के अंदर मसला हल नहीं होता। जो डेढ़ डेढ़ महीना जंग चली है वो एक दिन के अंदर आगे तो खत्म नहीं हो जाएगी। वो स्लो स्लो प्रोसेस होता है, कुछ शर्तें ईरान रखता है, कुछ शर्तें यूएस रखते हैं और बीच में आके फिर फैसला होता है। थिंग्स गेटिंग बेटर, लेकिन टाइम लगता है चीज़ों के अंदर, तो यही चीज़ है। और अभी भी चल रहा है कि विद इन दिस वीक जो है वो वापस से पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात होंगे और ट्रम्प खुद आएगा, क्योंकि ईरान भी कह रहा है कि हम सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही करेंगे। तो बहुत सारी न्यूज़ है। और कल रात से ही हमने नोट किया था कि क्रूड ऑयल जो है वो गिरना शुरू हो गया था। कल जैसे ही पाकिस्तानी मार्केट बंद हुई उसके बाद यूएस ऑयल अगर आप देखें तो उसके बाद से गिरना शुरू हो गया था। कल का जो उसका हाई था, रेट का इंट्राडे हाई, वो $160 के पास था। और अभी आज इंट्राडे लो पर ट्रेड कर रहा है, अभी राइट नाउ $95 के पास है। तो $12 गिर गया विद इन 2 डेज, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो आना है, मतलब थिंग्स आर गेटिंग बेटर। और अगर इस वीकेंड के अंदर भी या जुमेरात या जुमे की जो बातें चल रही हैं कि यूएस और जो ईरान है वो पाकिस्तान आएंगे अगेन बात करने के लिए, तो हो सकता है कुछ ना कुछ मुज़ाकरातों कुछ हल निकले या ना निकले, फिर एक हफ्ता डिले हो जाए। लेकिन बात चल रही है। अच्छी बात यह है कि अब जो है वो ट्विटर पे धमकी वाली इतनी नहीं चल रही है जितना ये चल रहा है कि हमारी ये शर्तें हैं, आपकी ये शर्तें हैं। तो जब जब ये चलता रहेगा तब तक मार्केट के लिए अच्छा। और मुझे तो लगता है कि आप खुद देखें, अगर जंग स्टार्ट होने से पहले जो मार्केट थी वो 1,70,000 इंडेक्स पर थी, और अभी मार्केट 1,65,000 इंडेक्स पे। तो जंग खत्म हुई, जंग स्टार्ट हुई, खत्म भी अब तक नहीं हुई, सीज फायर हुआ, खाली मार्केट कमोपेश वहीं पर ही है। नीचे का एक राउंड लगाना था, नीचे एक करेक्शन थी, तो एक मेजर करेक्शन मार्केट दे के वापस आ चुकी है। और जो लो लगाया है वहां से भी तकरीबन 15% बढ़ गई। अगर आप लगाएं 1,44,000 से 15% बढ़ गई मार्केट, तभी 20,000 पॉइंट प्लस है, 1,65,000 में मार्केट। तो एक लो भी लग गया, एक जो करेक्शन थी वो भी सेट हो गई। और जो लोग आरएसआई का कहते थे, इवेंचुअली भी आरएसआई कहते थे कि आरएसआई बहुत बड़ा हुआ है, तो आरएसआई भी ठंडा हो गया। मतलब चीजें अब बेहतर हो गई हैं मार्केट के लिए। करेक्शन का साइकिल पूरा हो गया और अब मार्केट के अंदर और कोई, आई डोंट थिंक कोई जगह है या कोई वजह बाकी है मार्केट के पास गिरने की। अगर जंग खत्म होती है तो उसके बाद मार्केट नया हाई लगा देगी, या फिर जो ऑल टाइम हाई है मार्केट का वहां तक टच करके आ सकती है। इतना मोमेंटम रहता है। और मैंने कल अपनी वीडियो के अंदर भी बाइंग कराई थी लोगों को और कहा था कि 1,70,000 का मेरा पहला टारगेट है। और आज कल क्योंकि मार्केट गिरी थी तो आज मार्केट ने कल वाले पॉइंट्स तकरीबन रिकवर भी कर लिए। तो मार्केट स्ट्रांग है। कमर्शियल बैंक्स जो है वो बाहर थे आज, मतलब कमर्शियल बैंक्स के अंदर बाइंग थी, फर्टिलाइजर के अंदर बाइंग थी, सीमेंट के अंदर बाइंग थी, ऑयल एंड गैस के अंदर बाइंग थी। तो अक्रॉस द बोर्ड आज मार्केट के अंदर बाइंग रही है। और आज का सेशन बहुत अच्छा था। अब इसी सेशन को अगर हम मद्देनजर रखते हैं तो कल का सेशन भी मार्केट का पॉजिटिव हो सकता है। मुफीज, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। मेरा सवाल थोड़ा सा लंबा होगा, मैं दो तीन सवाल कनेक्ट करूंगा ताकि एक ही बारी में आप इन चीजों को एड्रेस कर दें जो ऑनगोइंग सिचुएशन चल रही है। जो यूएन मेरिन टाइम है वो उनके चीफ ने कहा है कि किसी कंट्री को राइट नहीं है स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज करने का। नेटो एलाइज जो है वो ट्रम्प के साथ पार्टिसिपेट करने को रेडी नहीं है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में। दूसरी तरफ जो इस ब्लॉकेट की वजह से हमने ऑयल फ्लो की क्या सिचुएशन हो सकती है, थोड़ा सा उसको भी एड्रेस करें। और एक और चीज कि यूएस और ईरान की टॉक्स एक्सपेक्टेड हैं दोबारा के इस्लामाबाद में हो सकती हैं। व्हाट्स दिस ऑल अबाउट, बताएं ऑडियंस को प्लीज। अच्छा, जितनी भी चीजें आपने एड्रेस की हैं वो सारी अब पुरानी हो गई हैं, सिवाय इस चीज के कि पाकिस्तान वापस होस्ट कर सकता है यूएस एंड ईरान की जो टॉक्स होंगी। जो आपने जहां तक नेटो की बात की है, आई थिंक अप्रैल 1 को खबर आई थी जब ट्रम्प ने भी बोला कि पेपर टाइगर है नेटो, एंड उसमें वो कह रहे थे कि हम नेटो को छोड़ देंगे। एंड वो उनके इंटरनल डिस्कशन है, क्योंकि स्पेन ने आई थिंक उनको अपने जो एयर स्पेस था वो देने से मना कर दिया था। एनीवेज, जहां तक आपने बात की, हमने ये कल के एपिसोड में भी डिस्कशन किया था जहां पे आपने बात की है कि स्टेट ऑफ फॉर्मूला पे लगाया, तो मैंने कहा किस तरह करेंगे वो भी अनक्लियर है। उसमें चाइना ने भी की थी कि हमारे शिप्स रहे हैं, हमने कल ये डिस्कशन सारी की थी। तो इसलिए सारी चीजें पुरानी हो गई है, क्योंकि मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होती है तो वो एंटिसिपेट करती है कि व्हाट्स नेक्स्ट। अगर आज की हम मार्केट देखते हैं, मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट इसलिए भी करी थी कि ट्रम्प ने कल फिर ये बात कर दी कि कहते हैं ना, शेर आया शेर आया शेर है, तो वो आए जा रहा है शेर। तो वो 2 हफ्ते की डेट है, और वो इसीलिए कि डिप्लोमेसी अपना रास्ता बनाती रहे, पीछे से बैकडोर डेवलपमेंट्स चलती रहे, जो कि हम देख रहे हैं पाकिस्तान की सूरत में
हर जगह से खबरें आ रही हैं, अब तो बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया, लोकल मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में टॉक्स होगी। तो दिस वाज द लेटेस्ट, और इसी को मार्केट थोड़ा ऑब्जर्व कर रही है। शायद इस हफ्ते हो, अगले हफ्ते हो, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों जो पार्टीज हैं इन्वॉल्व वो टेबल पर आके डिस्कशन करेंगे और इसको रिजॉल्व करेंगी। इसीलिए हमने देखा ऑयल भी इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा था, ऑयल भी थोड़ा सा कंपैरेटिवली अगर हम उसके प्रीवियस से कंपेयर करते तो थोड़ा नीचे था। बिल्कुल सही है। मैं मुझे आपकी तरफ आना चाहूंगा कि सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स जो हैं वो एक नया आईपीओ प्लान कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा ऑडियंस को बता दें। देखिए अभी प्लान कर रहे हैं, अभी तो आया नहीं है, और 5.6 to 7.8 बिलियन रुपीस का लॉन्च करने वाले हैं और बहुत बड़ा आईपीओ होगा। आईपीओ का मैं एक बता दूं आपको कि लोग बहुत सवाल करते हैं कि आईपीओ फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जब मार्केट अच्छी हो तो हर शेयर भी चल रहा होता है और आईपीओ भी अच्छा परफॉर्म करता है, और जब मार्केट खराब होती है तो आईपीओ भले ही क्यों ना कितना ही अच्छा हो वो परफॉर्म नहीं करता। गनी डेयरीज की मिसाल आपके सामने है, उनका सीईओ भी आके हर जगह पॉडकास्ट में बता रहा था कि बाय करना चाहिए, हम अपना प्रॉफिट शेयर करना चाहते हैं आम पब्लिक के साथ। लेकिन टाइमिंग उसकी ऐसी गलत हो गई, पहले रोजे को लॉन्च हुआ और मार्केट वहीं से गिरना शुरू हो गई, तो बैड लक। लेकिन अगर मार्केट सेट हो जाती है तो सर्विस लॉन्ग मार्च का आईपीओ आता है वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि सर्विस कंपनी अच्छी है, सर्विस की ऑलरेडी बहुत सारी लिस्टेड कंपनीज हैं, फुटवेयर भी है, इंडस्ट्रीज भी है, तो ये भी अच्छा ही परफॉर्म करेगा। और उनका जो मेन पर्पस है आईपीओ लॉन्च करने का, वो इनको टायर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना है पाकिस्तान के अंदर पैसेंजर कार के लिए, उसकी फंडिंग चाहिए इनको, तो मतलब सक्सेसफुल आईपीओ जा सकता है ये। सही है, बिल्कुल ठीक है। मुफीज, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। पाकिस्तान में देखा होगा आपने भी कि लोड शेडिंग अभी होने लग गई है। इसकी बहुत सी वजूहत भी सामने आ रही हैं। थोड़ा सा ऑडियंस के लिए बताइए कि लोड शेडिंग का सिलसिला जो है ये कितना चलेगा, ये हो क्यों रहा है जो हम फेस कर रहे हैं, और उसके बारे में थोड़ा सा अपना एनालिसिस दीजिए। अच्छा, जो जहाँ तक आपका सवाल है लोड शेडिंग का, तो लोड शेडिंग पहले हम लोग देखते थे पाकिस्तान में एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम रहता था, फिर बीच में रुक गई। थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा कि लोड शेडिंग अकर क्यों होती है, होती क्यों है। मैं थोड़ा सा आसान करके समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा पीछे से लेके चलता हूँ। पाकिस्तान में आईपीपीसी के कॉन्ट्रैक्ट हुए थे बैक इन 90s, जिसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। प्राइवेट कंपनीज आई और वो तब हुआ था कि हमारे यहाँ जो बिजली का एक प्रॉब्लम था वो ज्यादा बढ़ गया था। तो 90s में ताकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सके, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट बढ़ सके, तो उनको बड़े ज्यादा इंसेंटिव्स दिए गए, टैक्स की सूरत में भी दिए गए, फिक्स प्रॉफिट की डॉलर पेमेंट्स में बहुत सारे इंसेंटिव दिए गए। कंपनीज ने इधर प्लांट लगाया, उस पर मॉडल जो था ना, जिसे हम कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं, उस पर यह था कि आप टेक और पे मॉडल है, आप प्लांट रेडी रखें, जैसे एक आपका बैकअप जनरेटर होता है ना, इस तरह आपका प्लांट ऐसे बैकअप जनरेटर है, जब हमें बिजली चाहिए होगी हम आपसे ले लेंगे, वरना हम आपको पैसे पूरे देंगे। राइट, अगर आप बिजली नहीं भी बना रहे तो हम आपको पैसे देंगे, अगर आप बना रहे तो उसमें फिर एनर्जी पेमेंट्स होती थी। तो ये तो आईपीपीस के, और फिर हमने देखा कि जिसमें पहला आईपीपी जो लगा भी था वो हपको का था, फिर हमने देखा फिर किस तरह हमारे आईपीपीस के आगे आईएमएफ की कंडीशन में वो चीजें टर्मिनेट हुई। देखिए, हम लोग डिफरेंट सोर्सेज से बिजली बना रहे होते हैं, हम हाइड्रो को भी यूज करते हैं, फिर हम अगर दिन में आए तो हम सोलर को भी यूज कर रहे थे, सोलर के ऊपर ज्यादा हमारी एक बिजली की प्रोडक्शन शुरू हो गई थी। उसके बाद फिर हम एलएनजी इंपोर्ट करते हैं, आरएलएनजी। जब हम वो इंपोर्ट करते हैं तो वहां पे हमें थोड़ी कंपैरेटिवली महंगी पड़ती है, फ्यूल हमारा महंगा हो जाता है। अब जब से मिडिल ईस्ट का क्राइसिस शुरू हुआ, उसके बाद जो आपकी एलएनजी की इंपोर्ट थी वो रुक गई। तो जब आप गए प्लांट्स के पास, तो दे वर नॉट रेडी बिकॉज दे वर नॉट इंपोर्टिंग आरएलएनजी टू प्रोड्यूस दैट इलेक्ट्रिसिटी। तो उसमें हुआ ये कि वो शॉर्टेज हो गई। अब दो तरीके होते हैं, या तो गवर्नमेंट प्राइसेस पास ऑन कर दे, लेट्स से अगर फ्यूल इंपोर्ट भी हो रहा है या डीजल पे बनाए, लेट्स से कोई भी हम आरएलएनजी को सेटअप करें, उस पर जो यूनिट कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है और वो प्राइसेस पास ऑन होती हैं, जिसे हम जो कहते हैं ना कॉस्ट एडजस्टमेंट टैरिफ वगैरह भी जो होते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि लोड शेडिंग करके बिजली जो आपकी सप्लाई एंड डिमांड है उसको गेज किया जाए, यानी आपकी डिमांड ज्यादा है लेकिन आपकी सप्लाई उतनी नहीं है, तो आपकी डिमांड को इस तरह कर्व करें कि रोक दें, यानी पिछली 2-3 घंटे की हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में लोड शेडिंग हो रही है। और ये अचानक से शुरू इसलिए हुई है कि आपके क्राइसिस जो इंपोर्ट्स वगैरह थी वो रुक गई थी। बट लेट्स से जब ये चीजें सेटल होंगी तो हम ये देखेंगे कि लोड शेडिंग भी, वी आर होपिंग इंशाल्लाह कि ये मामला थम जाए। ये क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हमारा जो मिडिल ईस्ट का रीजन था उसकी वजह से ये बढ़ गई, और इंपोर्ट्स वगैरह क्योंकि कतर की तरफ से जो आपको एलएनजी आती है उन्होंने भी फोर्स मेजर अप्लाई कर दिया, उसमें से हमने एक इम्पैक्ट देखा है। बिल्कुल ठीक है, मैं इसी के साथ कनेक्ट करूंगा। एक चीज मुझे बताइएगा कि इससे इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वो अफेक्ट हो सकती है, किस हद तक हो सकती है, या इंडस्ट्रियल आउटपुट पे इतना असर नहीं पड़ेगा इस चीज का? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जब हमारे पास ये ना सीजनल पे भी बड़ा डिपेंड करता है। जब हमारे पास एक विंटर का सीजन या स्प्रिंग का सीजन आता है तो हमारी जो सप्लाई होती है, आप गैस की सप्लाई देख लें या बाकी सप्लाई देख लें, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हाउस होल्ड्स की तरफ ज्यादा हो और इंडस्ट्री को थोड़ा सा हम रोकते हैं। लेकिन उसके बाद फिर आपको ये देखना पड़ता है कि अब आपकी इंडस्ट्री की डिमांड कितनी रहती है और अब आपकी रेजिडेंशियल डिमांड कितनी रहती है।
तो इंडस्ट्री को भी आपको बैलेंस आउट करना है, तो वो गवर्नमेंट करेगी डेफिनेटली, क्योंकि हमें अगर हम इंडस्ट्रीज को सप्लाई नहीं करेंगे तो हमारी इंडस्ट्रीज भी रुक जाएंगी। तो उसको जो गवर्नमेंट है वो बड़ा बैलेंस आउट करके चल रही है। लेट्स सी कि इसके ऊपर क्राइसिस मैनेजमेंट जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इस तरह की सिचुएशन में, कि आप किस तरह करते हैं। और गवर्नमेंट की तरफ सब लोग यही देखते हैं कि वो तरीके से क्राइसिस मैनेजमेंट करें। जब अभी आप देख रहे हैं कि ऑस्टेरिटी मेजर्स भी थे, फ्यूल की शॉर्टेज ना हो जाए, इस वजह से आपके जो मॉल्स हैं और बाकी चीजें भी इसलिए बंद हो रही हैं ताकि आपकी कंजम्पशन रुकी जाए, ताकि जो रेसिडेंशियल और इंडस्ट्रियल उसको डिमांड को गेज किया जा सके और मेजर करके बैलेंस आउट कर सकें। सही है, बिल्कुल ठीक है। मुझे मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। हम हमेशा अपने शो के अंदर ये बताते हैं कि ऑडियंस कमेंट्स में हमें स्टॉक्स बताएगी और हम पूछेंगे। तो कल कुछ स्टॉक्स कमेंट्स में आए थे, मैंने कहा आपसे पूछ लूं। एक तो एनएमएल के बारे में बताइएगा, निषाद मिल्स के बारे में, और ओजीडीसी और पीएसओ। वैसे तो आप लाइव सेशन में भी आप बता चुके हैं, बट एक बार फिर से ऑडियंस के लिए। देखिए, निषाद मिल पहले से रेट से स्टार्ट करते हैं। निषाद मिल का अभी रेट चल रहा है 150 रुपये पे चल रहा है, और अभी जो मार्केट नीचे गई थी उसके अंदर 120 रुपये टच करके आ गया था, और रिसेंटली आज से 2 महीने पहले का जो इसका हाई था वो 200 रुपये का था, 210 रुपये के अराउंड। तो 200 रुपये से 120 पर आ गया, तकरीबन 40% से अबव गिर गया, 40-45% गिर गया इतनी जल्दी। तो लोग ज़्यादा पैनिक कर गए। उससे पहले लोग ज़्यादा बाइंग के मूड में थे, क्योंकि शरिया कंप्लायंट के अंदर यही निषाद मिल कंपनी है जिसके अंदर जैको का भी शेयर है कुछ ना कुछ, क्योंकि जो जैको गाड़ी है वो एक्चुअल लॉन्च चुकी है, वो दूसरी कंपनी ने की है। उसके शेयर्स हैं निषाद पावर और निषाद चुनिया पावर के पास 33% ईच। और निषाद पावर और निषाद चुनिया पावर, क्योंकि दोनों नॉन शरिया हैं तो हम काम नहीं करते, तो निषाद पावर और निषाद चुनिया पावर दोनों कंपनी के शेयर हैं निषाद मिल के पास। तो निषाद मिल को भी इसकी प्रॉफिटेबिलिटी से प्रॉफिट होगा, क्योंकि शरिया कंप्लायंट के अंदर है, फंड्स की होल्डिंग भी है, इंस्टीट्यूशन आइटम भी है, प्लस ग्रुप भी अच्छा, तो बाय करना ही चाहिए, क्योंकि इसकी अपनी अर्निंग टेक्सटाइल के अंदर भी बहुत अच्छी है। और अगर मैं ये बोलूँ कि टेक्सटाइल सेक्टर का अच्छा आइटम है निषाद मिल, जिसके अंदर लोग इन्वेस्टमेंट भी करना पसंद करते हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है, तो भी गलत नहीं होगा। तो निषाद मिल तो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही बेहतर है। पहली ये कंपनी हो गई। दूसरी कंपनी हमारी हो गई ऑयल एंड गैस, ओजीडीसी, ओजीडीसीएल। तो ओजीडीसी की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ये ऑयल की कंपनी है, ऑयल की प्राइस बढ़ने से इसके प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होते हैं, कंटिन्यूसली इसका पे आउट होता है हर क्वार्टर के अंदर कुछ ना कुछ। और इसी पूरे सेक्टर के अंदर अगर मैं कंपेयर करूँ इस एक्सप्लोरेशन सेक्टर में, तो ओजीडीसी मेरी फेवरेट कंपनी है। और इसके जो रिसीवेबल्स हैं वो भी कम होने की, सर्कुलेट डेट की कुछ ना कुछ पेमेंट इसको कंटिन्यूसली गवर्नमेंट से मिल रही है, सिर्फ इसको अब तक मिल रही हैं। तो ओजीडीसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है अर्निंग वाइज। और इसके बाद जो आपने तीसरा पीएसओ का कहा, तो पीएसओ के रिसीवेबल्स का मसला चल रहा है, जो कि न्यूज़ में हमने पढ़ा था कि इसके रिसीवेबल्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, इसको मिल नहीं रहे पैसे, कैश फ्लो का मसला हो सकता है इन फ्यूचर। लेकिन मेरे हिसाब से इसके अंदर भी कोई डरने वाली, घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी है, रिफाइनरी भी इसके पास है अपनी, पाकिस्तान रिफाइनरी, और सेल्स भी इसकी सबसे ज़्यादा सेल्स हैं। मतलब अब तक कोई भी ऐसी कंपनी है जिसकी इतनी सेल्स हो जितनी पीएसओ की। गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी है, जेट फ्यूल भी सप्लाई करती है, गवर्नमेंट की भी प्रोजेक्ट्स के अंदर ऑयल यही देती है। तो ये तीनों कंपनी जो आपने बताई हैं, तीनों मस्ट बाय है और बाय एंड होल्ड वाली सिचुएशन है। और विद इन 5 इयर्स भी अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है इनमें, तो 3x 4x इन कंपनीज के शेयर प्राइस देख सकता है। बिल्कुल ठीक है। मुकेश, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। फार्मा सेक्टर को लेके हमने देखा कि फार्मा सेक्टर में कंपनीज ऑल टुगेदर देखे तो $150 मिलियन तक के जो रिकॉर्ड प्रॉफिट्स जो है वो कंपनी ने अर्न किए हैं इस सेक्टर में ऑल टुगेदर। तो मुझे थोड़ा सा बताएं कि फार्मा सेक्टर को आप रेकमेंड भी करते हैं काफ़ी, तो लॉन्गर होराइजन में फार्मा सेक्टर कैसा है कंपेयर टू इट्स पीयर्स? थोड़ा सा इस बारे में भी ऑडियंस को बता दें। अच्छा। मैंने आपके सारे सवाल को कहते हैं समंदर को किसमें कूजे में कैद कर देना, क्या अगर मुहावरा में गलत नहीं बोल रहा। बट अच्छा है, देखें अगेन मुझे लगता है ज्यादा मैंने इतनी कोई बड़ी बात करने की कोशिश नहीं की, बट आई थिंक साथ को ज्यादा वो एंजॉय कर रहे हैं बात। बट नहीं, ऑनेस्टली फार्मा, देखिए अगर आप सेक्टर रिकमेंडेशन करते हैं तो आप डिमांड पे देखते हैं। आप सबसे पहले तो आप देखते हैं ना डिमांड। हमारे यहाँ तो शायद पैनाडोल भी टॉफियों की तरह खाई जा रही होती है हम लोग की। तो सेल्स आप देखें दवाइयों की, और अभी तो हमारे पास प्राइसिंग पावर नहीं है दवाइयों को लेके। आप एक्सपोर्ट उतना नहीं करते, अभी तो आप इंपोर्ट बेस, मैंने कल भी बात की थी, एपीआईज लेके चल रहे हैं। उसमें सिटी फार्मा एक है जो लोकल एपीआई अभी मैन्युफैक्चर कर रही है, एक्सपेंशन में जा रही है। बट इस फार्मास्यूटिकल में आपको जगह मिलेगी, और उसके बाद अभी जो आप चाइना से भी अगर एपीआई सपोर्ट करते हैं 25-30% आपके वो मार्जिन भी है ग्रोथ का। सो यस, फार्मास्यूटिकल सेक्टर कल भी हमने बात की थी कि अट्रैक्टिव है। सही है, बिल्कुल ठीक है। मुझे आपकी तरफ आना चाहूंगा। मार्केट का जो नेक्स्ट 3 डेज रह गए हैं इस वीक के, इसमें बता दें कि मार्केट कैसी आपको नजर आ रही है। ऑयल प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है सब। ऑयल अगर नीचे जाएगा तो मार्केट ने ऊपर जाना है, ऑयल ऊपर जाएगा तो मार्केट ने नीचे जाना है, क्योंकि ऑयल डायरेक्ट इंडिकेटर है जंग का। जंग मतलब अगर ख़त्म होने की तरफ जाएगी तो ऑयल ने नीचे जाना है और मार्केट्स ने ऊपर जाना है। सिर्फ पाकिस्तान मार्केट नहीं, इंटरनेशनल मार्केट्स, क्रिप्टोज, इवन मेटल्स की तरफ जाएँ अगर हम, कमोडिटीज़, तो हर चीज़ ने ऊपर जाना है। सिर्फ ऑयल अगर नीचे जाता है, और ऑयल अगर ऊपर जाता है तो हर चीज़ ने नीचे जाना है। तो बस ये एक इंडिकेटर है और कुछ भी नहीं है।
लेकिन आज की अगर मैं मार्केट देखूँ तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि मार्केट ने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करना है कल भी। लेकिन ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, जब वेडनेसडे को मार्केट बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव थी 15,000 पॉइंट प्लस, और अगले दिन फिर मार्केट आप सबने देखी थी कि एक बार माइनस गई थी, उसके बाद फिर रिकवरी आई थी। तो अभी मार्केट मोमेंटम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही मेरे हिसाब से, जितना न्यूज़ के ऊपर कर रही है। पूरी दुनिया की न्यूज़, ग्लोबल न्यूज़ के ऊपर कर रही है। तो बेहतर यही है कि आपने अपने आप को सिक्योर रखना है, 100% कैश आपने इन्वेस्ट नहीं, अगर आप इन्वेस्टर हैं, तो मैं तो आपको सीधी सजेशन दूँगा, शायद कोई मुझे बोले कि ये पागल हो गया है। अगर आप इन्वेस्टर हैं, तो आपका इस वक़्त ना 90% तो कै पैसा जो है ना वो लगा होना चाहिए स्टॉक मार्केट के अंदर, क्योंकि सारी चीज़ें सेटल डाउन की तरफ जा रही हैं और जंग खत्म होने वाली है। जंग प्रोलॉन्ग नहीं कर सकती है, यूएस की तरफ, यूएस को भी प्रेशर है, ईरान को भी मसला है, और ग्लोबल सारी चीज़ें अगर खराब हो जाएँगी अगर, तो जंग चलती रहती है। जंग खत्म होना है, जंग खत्म होगी तो मार्केट ने भी तेज़ी से बढ़ना है। तो आई थिंक आपका पैसा लगा होना चाहिए, और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसी टाइम के लिए पैसा अपने पास सेव रखते हैं कि जब इस तरह का क्रैश आएगा तब बाय करेंगे। तो क्रैश आ चुका, बाइंग जिन लोगों को करनी थी उन्होंने कर ली। तो अब मार्केट ने सिर्फ बढ़ना है और वहाँ पे फिर आपने प्रॉफ़िट बुक करना है। लेकिन एक और बात बता दूँ, प्रॉफ़िट बुक करते हुए आपने घबराना नहीं है। आप ये ना सोचिएगा कि जंग खत्म हो गई अब तो सब सीधा है, 2.5 लाख 3 लाख इंडेक्स डायरेक्टली हो जाएगा। डायरेक्टली कुछ नहीं होता। जंग खत्म होगी, उसके बाद 1-2 दिन मार्केट पॉज़िटिव इम्पैक्ट लेगी, और फिर इसके बाद नॉर्मली सबका, क्योंकि सेंटिमेंट पॉज़िटिव हो जाएगा तो नॉर्मली मार्केट अच्छा परफ़ॉर्म करना शुरू कर देगी। लेकिन आपने साथ-साथ प्रॉफ़िट बुक करना होगा, और अभी जब तक 1-2 दिन है उसके अंदर मार्केट आप जो ट्रेड करनी है, तो रात को या सुबह मार्केट खुलने से पहले ऑयल की प्राइस देख लिया करें। अगर पिछले दिन से नीचे हो तो मार्केट ने ऊपर जाना है, और अगर पिछले दिन से ऊपर हो तो मार्केट ने नीचे जाना है। बिल्कुल ठीक है। मुझे कुछ स्टॉक्स भी रिकमेंड कर दें। आज हमने बैंक्स में, सीमेंट में, फर्टिलाइजर्स में बाइंग ज़्यादा देखी थोड़ी। तो कौन से स्टॉक्स जो हैं आप रिकमेंड करेंगे अगले 3 डेज़ के अंदर जो आपको ज़्यादा लग रहे हैं? देखिए, मेरा लास्ट 2 हफ्ते हो गए या 1 हफ्ता तो हो गया, मैं सीमेंट सेक्टर बहुत रिकमेंड कर रहा हूँ। इसके अंदर सबको शायद कंपनी याद हो गई हो, मैपल लीफ, डीजी खान सीमेंट और लकी सीमेंट, ये 3 कंपनीज़ हैं, और जो कल गिरी थी, लेकिन तीनों ने आज बहुत तगड़ी और अच्छी रिकवरी दे दी। बैंकिंग के आज पॉइंट्स प्लस में है, बैंकिंग तकरीबन नॉन चढ़िया है। उसके अंदर मीज़ान बैंक मैं रिकमेंड अभी नहीं करूँगा, शेयर अच्छा है, जिसके पास हो तो घबराना नहीं, मीज़ान बैंक बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसे हालात के अंदर उसने ऑल टाइम हाई लगाया है। कल की परसों की बात है, इसने ऑल टाइम हाई लगा लिया अपना, ठीक है? तो मीज़ान बैंक इतना गिरा भी नहीं था, इस वजह से मैं रिकमेंड नहीं कर रहा। फैसल बैंक आप लाज़मी करें, फैसल बैंक के अंदर आपने बाइंग करनी चाहिए। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर ओजीडीसी बाय करना चाहिए। मार्केटिंग के अंदर अटक पेट्रोलियम या फिर पीएसओ आपने बाय करना चाहिए। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर हाई नून आप बाय कर सकते हैं, हेलियन आप बाय कर सकते हैं बड़े शेयर के अंदर। हाई नून मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, हाई नून और एबट, ये दोनों आप बाय कर सकते हैं। तो बस यही गिने-चुने शेयर हैं। और अच्छा हाँ, एक और इम्पोर्टेंट शेयर अल गाज़ी ट्रैक्टर, जिसकी कल सेल्स हमने देखी थी, बहुत तगड़ी आई थी। तो अभी तो इम्पैक्ट नहीं लिया उसने, लेकिन सूनर और लेटर अच्छा इम्पैक्ट लेगा, तो आपके पोर्टफोलियो में अगर कुछ ना कुछ 1-2% आपके पोर्टफोलियो का ऐड हो, तो आपको अच्छा रिटर्न दे जाएगा। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच जी फॉर जॉइनिंग द शो। हमने कोशिश तो की कि आपके जो कमेंट्स में आपने कंपनीज़ बताई, वो भी हम अपने गेस्ट से ज़रूर पूछें। एक जियोपॉलिटिकल जो टेंशन्स चल रही हैं, उनका भी एक एनालिसिस लें। कमेंट्स में बताइएगा नेक्स्ट कौन-सी कंपनी है, कौन से सवाल हैं जो आप चाहते हैं अपने गेस्ट से पूछें। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।